प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्रकाश संश्लेषण के संबंध में जो अपना अध्याय शुरू कर रखा है उसके दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसके अंतर्गत हम प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल है कोशिका के अंदर हरित लवक, उसकी संरचना और प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं हरित लवक की संरचना पर। हरित लवक की संरचना का आपने वर्णन कक्षा 11 में विस्तार से पढ़ा है। एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। हमारी कोशिका में 3 कोशिकांग ऐसे हैं जो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध होती है। 2 झिल्लियाँ होती है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। लवकों के अंतर्गत ये हरित लवक है। डबल झिल्ली है, 2 झिल्ली। ये बाहर वाली झिल्ली और ये आंतरिक झिल्ली। दोनों झिल्लियों के बीच में एक रिक्त स्थान है जिसको कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या अंतर झिल्लीय अवकाश। यहाँ पे हम इसको परिलवकीय अवकाश भी कह सकते हैं, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस भी इसका नाम है। तो डबल झिल्ली ये रही। अब इन दोनों झिल्लियों के अंदर वाला समस्त भाग एक तरल से भरा हुआ रहता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, हिंदी में इसके लिए पिट्ठी का शब्द आती है, पिट्ठी का, स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया से संबंधित समस्त एंजाइम पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, कल जैसे आपको बताया था कि अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंतर्गत CO2 का अपचयन होगा। उस अपचयन की क्रिया जो है CO2 की, वो स्ट्रोमा भाग में संपन्न होगी। स्ट्रोमा के अंदर विशेष फीतों से संबंधित एक विशेष तंत्र पाया जाता है, एक समूह पाया जाता है, और उस अकेले फीते की इकाई के लिए हम नाम देते हैं थाइलेकोइड। अकेले फीते के लिए हम नाम देंगे थाइलेकोइड। ये एक थाइलेकोइड दिख रहा है, ये दूसरा दिख रहा है, ये तीसरा, चौथा, ऐसे कई सारे थाइलेकोइड्स अपने को दिख रहे हैं। ठीक है, अब कुछ थाइलेकोइड्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर एक समूह में व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे हम लोग सिक्के रखते हैं, एक सिक्के के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, सिक्कों का एक ढेर बन गया। वैसे ये ढेर बन गया। आप ध्यान से देखेंगे तो इधर दिख रहा है कि ये 1 2 3 4 5 6 इस चित्र में ऐसे दिखाएं। ये जो थाइलेकोइड्स का जो समूह बना है, एक ढेर बना है, इसके लिए नाम आता है ग्रेनम। एक वचन में ग्रेनम और बहुवचन में नाम आता है ग्रेना। बहुवचन में नाम आता है ग्रेना, एक वचन में ग्रेनम। तो ये एक ग्रेनम, ये इधर दूसरा ग्रेनम दिख रहा है, ऐसे ही और ग्रेनम। लेकिन ग्रेना जब इनको सामूहिक रूप से कहेंगे तब नाम हो जाएगा ग्रेना। तो ग्रेना बना कैसे? छोटे छोटे थाइलेकोइड्स के समूह से बना है ग्रेना। अब कुछ ऐसे लंबे फीतेनुमा थाइलेकोइड्स और होते हैं जो ग्रेना को आपस में जोड़ते हैं, ग्रेना को आपस में जोड़ते हैं। उसके लिए इसको आपको फिर से दिखाते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये ग्रेना था, ये ग्रेना था। इसको जोड़ने वाला ये जो भाग है इसके लिए नाम आता है स्ट्रोमा पटलिका या स्ट्रोमा लेमिली। अंग्रेजी में स्ट्रोमा लेमिली, हिंदी में स्ट्रोमा पटलिका। स्ट्रोमा वाले भाग में एक अन्य चित्र के द्वारा हम लोग देखते हैं। अब इसको ये देखते हैं इस चित्र से। वही चित्र वापस, ये बाहर वाली झिल्ली इसलिए नाम है आउटर मेम्ब्रेन, ये अंदर वाली झिल्ली इसलिए नाम है इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में गैप है जिसको यहाँ पे येलो कलर से दिख रहा है, ये पेरीप्लास्टिडियल स्पेस या परिलवकीय अवकाश। इसके अंदर वाला समस्त भाग कहलाता है स्ट्रोमा, हिंदी में पिट्ठिका या धात्री। और इसके अंदर ये फीतों का एक तंत्र दिख रहा है, ग्रीन कलर में फीते दिख रहे हैं। कुछ छोटे छोटे फीते हैं
ये एक अकेला फीता या अकेली इकाई जो है उसको हम कहेंगे थाइलेकोइड्स। छोटे छोटे थाइलेकोइड्स का समूह ग्रेनम, एक वचन में, बहुवचन में ग्रेना, ठीक है, ये भी ग्रेना। ग्रेना को जोड़ने वाला लंबा थाइलेकोइड, उसका लिए नाम है स्ट्रोमा पटलिका, उसके लिए नाम है स्ट्रोमा पटलिका या स्ट्रोमा लेमिली, ठीक है, बहुवचन में स्ट्रोमा लेमिला। तो ये जैसे ये वाला स्ट्रोमा पटलिका, ये वाला भी स्ट्रोमा पटलिका, लेकिन ये पूरा एक ग्रेनम है, ठीक है। स्ट्रोमा में अब चूंकि यहाँ पे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, ग्रेना और स्ट्रोमा पटलिका में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होगी और स्ट्रोमा वाले भाग में अप्रकाशिक अभिक्रिया की क्रिया संपन्न होगी। तो कार्बनिक खाद्य यहीं बनेगा। कल हमने इतिहास में देखा था, जूलियस वॉन सेच्स ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संचित होता है। तो ये अपने को ये पर्पल कलर में जो दिख रहे हैं ये स्टार्च के कण दिख रहे हैं, तो स्टार्च के रूप में यहाँ पे संचित है। लिपिड की बूंदें भी यहाँ पे पाई जाती हैं। फिर केंद्र के अलावा कोशिका द्रव्य के अलावा राइबोसोम लवक में और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं राइबोसोम्स, ये विशेषता है, ठीक है। राइबोसोम कोशिका के अंदर 3 स्थान पर मिल सकते हैं। कोशिका द्रव्य में तो मिलेंगे ही, कोशिका द्रव्य में प्राय अंतः प्रद्रवी जालिका के ऊपर मिलते हैं, आपने पढ़ा है, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और कोशिकांगों में ये माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में मिलता है। यहाँ पे जो राइबोसोम होंगे वो 70S प्रकार के होंगे, 70S। और जो कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं 80S प्रकार के। अब कई बार ये प्रश्न उठता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम के किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो उनमें 70S होता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम किस प्रकार का पाया जाता है, तो उसमें दोनों उत्तर होंगे। यूकैरियोटिक कोशिका में 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं। 70S वाले मिलेंगे हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में, 80S वाले राइबोसोम मिलेंगे कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा इनका खुद का डीएनए भी होता है। इसमें डीएनए भी, केंद्र के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में डीएनए मिलता है केंद्रक के अलावा। तो इसका मतलब केंद्रक, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में एक कॉमन चीज़ तो ये हुई कि तीनों में 2 झिल्लियाँ हैं। दूसरी समानता क्या हुई कि केंद्रक के अलावा इन दोनों में भी खुद का डीएनए, खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होने के कारण से लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों अपनी प्रतिकृति स्वयं कर सकते हैं, अपनी संख्या स्वयं बढ़ा सकते हैं, अपनी संख्या स्वयं बढ़ा सकते हैं। इसलिए इनको अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग। कोशिका के अंदर रहते हुए ये अपनी संख्या स्वयं बढ़ा सकते हैं। इसलिए इन दोनों के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया और लवकों के लिए, सेल विदिन अ सेल शब्द भी आता है। कोशिका के भीतर कोशिका, सेल विदिन अ सेल भी कहते हैं, क्योंकि अपनी प्रतिकृति स्वयं कर सकते हैं। खुद का डीएनए इनके पास में और खुद का राइबोसोम है, ठीक है। तो ये संरचना आपने एक और इसमें नामांकन में नहीं दिया गया है, एक और विशेषता होती है, इनमें कुछ विशेष बूंदें पाई जाती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं, कणिकाएं पाई जाती है, जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड नामक अभिरंजक से अभिरंजित करने पर काले रंग के हो जाती हैं। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से अभिरंजित करने पर इनमें कुछ विशेष कण पाए जाते हैं, वो कण काले रंग के दिखाई देने लगते हैं। इन कणों के लिए कहते हैं ऑस्मियम रागी कणिकाएं, ऑस्मियम रागी कणिकाएं, ठीक है, ऑस्मियोफिलिक ग्रेन्यूल्स अंग्रेजी में कहें तो ये लवक और हरित लवक की संरचना का वर्णन हुआ। 11वीं में आपने इसका विस्तार से पढ़ा था। अब इस हरित लवक में हरा रंग है, तभी नाम है हरित लवक, तो वो हरा रंग इनके वर्णकों के कारण से,
कौन कौन से वर्णक होंगे उन पर चर्चा करते हैं अब। सबसे महत्वपूर्ण वर्णक जो है वो है क्लोरोफिल, जिसको हम पर्णहरित बोलते हैं हिंदी में। क्लोरोफिल हिंदी में पर्णहरित। ये क्लोरोफिल अनेक प्रकार का होता है, नाम दे दिए गए हैं A B C D E तक, तो ऐसे नाम दिए हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया मिलने वाले बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो वर्डिन, ऐसे नाम से भी हैं। जो विकसित पादप है, ये अपना चैप्टर ही विकसित या बड़े जो पादप है मुख्य रूप से एंजियोस्पर्मी पादप, उनमें प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उनमें क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B मुख्य रूप से पाया जाता है। क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B, ठीक है। इन दोनों में भी सबसे महत्वपूर्ण मुख्य वर्णक है क्लोरोफिल A। क्लोरोफिल B इसकी सहायता करता है, इसलिए इसको सहायक वर्णक कहेंगे, एक्सेसरी पिगमेंट कहेंगे, ठीक है। ये क्लोरोफिल A का पूरा संरचना सूत्र है। क्लोरोफिल A और B दोनों का है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखें तो एक तो आपने खनिज पोषण वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, मैग्नीशियम इसका संरचनात्मक अवयव है। दो भागों में बांट सकते हैं, एक इसका सिर और एक इसकी पूंछ। हालांकि अपने ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है, क्योंकि संरचना वर्णन अपने ना तो किसी एग्ज़ाम के लिए भी कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। अब ये जो इसका सिर है, इसमें 4 पिरोल वलय है। ये एक, ये दूसरी, ये तीसरी पिरोल रिंग, ये चौथी पिरोल, 4, और चारों पिरोल यानी टेट्रा पिरोल हेड है। टेट्रा पिरोल हेड इसका सिर है, उनके बीच में मैग्नीशियम है। अब दोनों की संरचना में अंतर इसमें आता है, इस R समूह में। क्लोरोफिल A में R की जगह CH3 है और क्लोरोफिल B में R की जगह CHO आ जाएगा। यानी यहाँ पे यदि हम CH3 लिख दें, मेथिल समूह लिख दें, तब तो ये क्लोरोफिल A का पूरा संरचना हो गया, और यदि हम इसको CHO लिख दें तब ये हो जाएगा क्लोरोफिल B, ठीक है। अब एक चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़, कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में जब हम इन प्रकाश संश्लेषी वर्णकों को अलग अलग करके देखते हैं, तो क्लोरोफिल A जो है वो क्रोमेटोग्राम में चमकीला या नीला हरा रंग का दिखाई देता है, चमकीला अथवा नीले हरे रंग का दिखाई देता है। जबकि क्लोरोफिल B जो है वो पीला हरा रंग का दिखाई देता है, पीले हरे रंग का दिखाई देता है क्लोरोफिल B। क्लोरोफिल A दिखाई देता है चमकीला नीला अथवा नीला हरा, चमकीला हरा अथवा नीला हरा रंग का दिखाई देता है। ये चीज़ भी अपने को नीट के लिए याद रखने की काम की चीज़ है, NCERT में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगले जो वर्णक हैं ये भी सहायक वर्णक है। मुख्य वर्णक तो क्लोरोफिल A था, उनकी सहायता करने के लिए कैरोटीनॉइड्स होते हैं। अब कैरोटीनॉइड्स के अंतर्गत, अब नाम से आ रहा है कैरोटीनॉइड्स, कैरेट से आया है शब्द। कैरेट मतलब गाजर, गाजर में खोज हुई थी इसलिए नाम कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स के अंतर्गत दो चीज़ है, कैरोटीन और जेंथोफिल्स। कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स है। खोज करता थे वेकेनरोडेर, वेकेनरोडेर ने खोज की थी इसकी गाजर में, इसलिए नाम कैरोटीन हो गया। कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स के अंदर कैरोटीन और जेंथोफिल्स है। फाइकोबिलिन्स का जब तक का उल्लेख है, ये केवल शैवाल में पाए जाते हैं, केवल शैवाल में। तो यहाँ पे अपना जो अध्याय है वो मुख्य रूप से एंजियोस्पर्मी पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए है, इसलिए फाइकोबिलिन्स का आगे हम लोग उल्लेख नहीं करेंगे। बस इतना सा ही हम लोग पढ़ेंगे कि ये केवल शैवालों में पाए जाते हैं। अब वो क्रोमेटोग्राम में कैरोटीन जो है वो पीले रंग के या पीले नारंगी रंग के दिखाई देते हैं, और जेंथोफिल जो है वो पीला रंग का दिखाई देता है क्रोमेटोग्राम में, ठीक है। कैरोटीन्स बहुत प्रकार का है, उसमें बीटा कैरोटीन सभी विकसित पादपों में मिलता है,
और ऐसे ही ज़ेंथोफिल्स भी कई प्रकार का है, तभी बहुवचन एस एस लगा रखा है साथ में, है ना। कई समूह है, ये वर्णकों का समूह है। तो अनेक ज़ेंथोफिल्स है, उनमें से ल्यूटीन जो है वो सभी पादपों में, हरे पादपों में पाया जाता है। तो कैरोटीन में बीटा कैरोटीन और ज़ेंथोफिल्स में ल्यूटीन समस्त हरे पादपों में पाए जाते हैं। फाइकोबिलिन्स आपको बता ही दिया था, ये केवल शैवालों में पाए जाते हैं। इसके भी अपनी राजस्थान बोर्ड में दो नाम दिए गए हैं, फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन लाल शैवाल में मिलेंगे। और आप लोग रक्त वाले चैप्टर में भी आप लोग परिसंचरण तंत्र में कि आरबीसी जो है उसको इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। इसका मतलब इरिथ्रो या इरीथीन ऐसे कोई शब्द आए तो वो लाल रंग से संबंधित है, ठीक है। ऐसे ही फाइकोसाइनिन, साइनिन, साइनो शब्द जहाँ कहीं भी आएगा वो नीले से संबंधित है। तो नीले शैवालों में या नील हरित शैवाल में फाइकोसाइनिन, लाल शैवाल में फाइकोइरिथ्रिन। ये इसके उदाहरण एनसीईआर राजस्थान बोर्ड में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। अब ये जो वर्णक है कैरोटीन, ज़ेंथोफिल्स और क्लोरोफिल बी, मुख्य रूप से वो तीन, ये तीनों सहायक वर्णक है। ये क्या करते हैं कि छोटी छोटी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करके क्लोरोफिल ए तक पहुंचाते हैं। और ये तीनों सहायक वर्णक क्या करते हैं, एक प्रकार से कि जो आपतित प्रकाश है उसके उपयोग के दायरे को बढ़ा देते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ए मुख्य रूप से नीला रंग और लाल रंग को अवशोषित करता है, ठीक है। तो अन्य रंगों के प्रकाश जो उसमें पत्तियों पर आपतित हो रहा है वो क्या कर सकता है कि प्रकाश इस हरित लवक में के विभिन्न अवयवों में प्रकाश ऑक्सीकरणीय क्षति उत्पन्न कर सकता है, फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज कर सकता है। उनसे बचाने के लिए क्या करते हैं कि जो कम छोटी छोटी जो तरंग दैर्ध्य हैं जो उनको अवशोषित करने का काम इन सहायक वर्णकों का है, जिससे हरित लवक के विभिन्न अवयवों की रक्षा भी होती है और प्रकाश संश्लेषण अधिक प्रभावी हो जाता है, ठीक है। अब ये तीन ग्राफ के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ये बात एनसीईआरटी बुक में है, अपने राजस्थान बोर्ड में इसका उल्लेख नहीं है, फिर भी यहाँ पे करना बहुत आवश्यक है इसका उल्लेख। पहला चित्र हम लोग देखते हैं कि ये नीचे ये जो दिख रहा है अपने को, यहाँ पे तरंग दैर्ध्य है। पहला स्पॉट जो है वो 400 नैनोमीटर, ये एक वाइट लाइन छोटी सी दिख रही है आपको, ये 500 नैनोमीटर को बता रहा है, ये 600 नैनोमीटर को बता रहा है और लास्ट लाइन ये 700 नैनोमीटर को बता रहा है, ठीक है। और ये तीन वर्णकों को दिखा रहा है कि कौन सा वर्णक किस क्षेत्र के प्रकाश को अधिक मात्रा में अवशोषित करता है, किस तरंग दैर्ध्य प्रकाश को अधिक मात्रा में अवशोषित करता है। ये जो ग्रीन लाइन है ये क्लोरोफिल ए के लिए है, इसमें मिसप्रिंटिंग है। ये जो क्लोरोफिल ए के लिए ये ब्लू लाइन है, ठीक है। और ग्रीन लाइन जो है वो है क्लोरोफिल बी के लिए, और ये जो येलो कर्व बनाया गया है, ग्राफ बनाया गया है, वो है कैरोटीनॉइड्स के लिए। कैरोटीनॉइड्स में दोनों आ गए, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल दोनों आ गए, ठीक है। ये ब्लू कलर की पट्टी अपने को दिख रही है, ग्राफ दिख रहा है, ये देखो एक पीक इधर बना है, फिर बीच में नगण्य है, और फिर वापस एक पीक बना है लास्ट में 600 और 700 नैनोमीटर के बीच में। ये जो 600 700 नैनोमीटर के बीच वाला जो भाग है ये प्रकाश के लाल रंग से संबंधित है, और ये शुरुआत में जो पीक दिख रहे हैं ये प्रकाश के नीले रंग से संबंधित है। कल भी हमने देखा था, एंजलमैन ने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम बताया था, उसमें हमने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण में जो वायवीय बैक्टीरिया वाला जो प्रयोग किया था उसने दर्शाया था कि वायवीय बैक्टीरिया उस निलंबन में उस क्षेत्र में जहाँ एकत्र हो गए थे जहाँ पे नीला रंग और लाल रंग का प्रकाश आपतित हो रहा था, तो वही चीज़ें इसमें दिख रही है अपने। बीच में देखो जहाँ पे हरा पीला रंग वगैरह होते हैं वहाँ पे नगण्य है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि ये कोई भी वर्णक उनको अवशोषित ही नहीं कर रहे हैं, नगण्य कर रहे हैं अवशोषित, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की रेट पर, प्रकाश संश्लेषण की दर।
ये प्रकाश संश्लेषण की दर बता रहा है। यहाँ पे वही 400 नैनोमीटर है, ये 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य है, ये 600 नैनोमीटर के लिए लाइन है इधर, और ये यहाँ पे 700 नैनोमीटर के लिए है। और इधर प्रकाश संश्लेषण की दर को मापा गया है, मेजर्ड बाई O2 रिलीज, ऑक्सीजन कितनी निकल रही है उसके हिसाब से निकाला गया है। तो यहाँ पे भी स्पष्ट है कि नीले रंग के प्रकाश में ज़्यादा ऑक्सीजन निकल रही है। दूसरा पीक अपना है इधर लाल रंग वाले क्षेत्र में, वो तो होना ही था क्योंकि नीले रंग में ही और लाल रंग में ही सबसे ज़्यादा प्रकाश अवशोषित किया जा रहा था वर्णकों द्वारा, और उसी अनुपात में यहीं पे प्रकाश संश्लेषण की दर ज़्यादा होनी है। बीच में कम मात्रा में प्रकाश अवशोषित हो रहा था, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की दर भी 500 से 600 के बीच की रेंज में बहुत कम है प्रकाश संश्लेषण की दर। ठीक है, हाँ, इस पर पुनः एक बार देखें तो ये दो जगह पीक बन रही थी, नीला और लाल रंग पर। दोनों में भी ज़्यादा बड़ी चोटी कहाँ बन रही थी? नीले में। किसकी तुलना में? लाल की तुलना में। इसलिए हम कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है उसके लिए हम बोलते हैं नीला लाल। क्रम से बोलते हैं किस में ज़्यादा, 2 नंबर किस में कम, यानी सबसे ज़्यादा प्रकाश अवशोषित होता है नीले रंग का वर्णकों द्वारा, और उससे कम मात्रा में है लाल रंग का। ठीक है, 2 नंबर पर। तो नीला लाल प्रकाश संश्लेषण के वर्णकों के लिए अवशोषण स्पेक्ट्रम नीला लाल है। ठीक है, और इसी क्षेत्र में ज़्यादा कार्य हो रहा है, ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। तभी देखो इन दोनों की चोटी पर भी हम लोग तुलना करें, ये पीक इधर है, ये पीक इसका ऊपर है, तो ज़्यादा बड़ी पीक किसकी हुई? नीले वाले की। होना ही था, नीला रंग ज़्यादा अवशोषित हो रहा है इसलिए ऑक्सीजन भी ज़्यादा निकल रही है। लाल रंग नीले से कम अवशोषित हो रहा था इसलिए ऑक्सीजन भी थोड़ी कम निकल रही है ना। अब इन दोनों ग्राफ को हम लोग सुपर इम्पोज कर देते हैं। सुपर इम्पोज करने का मतलब है कि इन दोनों को मिक्स करके हम लोग दिखाते हैं। मुख्य वर्णक अपना क्लोरोफिल ए है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल ए वाली जो लाइन थी, यही ब्लू कलर क्लोरोफिल ए वाला है, और ये प्रकाश संश्लेषण की दर वाला है। दोनों को साथ में कर दिया ये तुलना करने के लिए, दिखाने के लिए कि नीला रंग ज़्यादा अवशोषित हो रहा था इसलिए ऑक्सीजन ज़्यादा निकल रही थी। लाल रंग दूसरा सबसे ज़्यादा अवशोषण हो रहा था लाल रंग का, इसलिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन ज़्यादा निकल रही थी। ओवरऑल सभी वर्णकों में मिला लें तो ज़्यादा ऑक्सीजन भी कहाँ से निकल रही है? नीले रंग से, और 2 नंबर पर लाल। तो हमारा क्रियात्मक स्पेक्ट्रम भी क्या हुआ? नीला लाल हुआ। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, केवल क्लोरोफिल ए के लिए अपने को एक्शन स्पेक्ट्रम पूछे, केवल क्लोरोफिल ए के लिए। सभी वर्णकों को मिला दिया तब तो नीला लाल है, केवल क्लोरोफिल ए के लिए पूछे तो इस गैप पर हम लोगों को अंतर देखना है, इस गैप पर और इस गैप पर। ये गैप देखिए, ज़्यादा प्रकाश अवशोषित किया नीले रंग में इसलिए ऑक्सीजन ज़्यादा निकल रही, ज़्यादा लाल में अवशोषित किया ऑक्सीजन ज़्यादा निकल रही। लेकिन ये गैप देखिए, गाड़ी की तुलना कर सकते हैं मोटरसाइकिल कि ये कितना पेट्रोल ले रही है और कितना माइलेज दे रही है ना, कितने पेट्रोल से कितने किलोमीटर चल रही है। ज़्यादा पेट्रोल खाकर ज़्यादा दूरी तक जा रही है, ये कम पेट्रोल खाकर ज़्यादा दूरी तक की यात्रा कर रही है। इसका मतलब ज़्यादा प्रभावशाली कहाँ हुआ? प्रकाश संश्लेषण। माइलेज ज़्यादा कहाँ हुई? यहाँ हुई ना माइलेज गाड़ी की ज़्यादा। तो हम केवल क्लोरोफिल ए के लिए पूछे कि एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, तो क्लोरोफिल ए का एक्शन स्पेक्ट्रम है लाल नीला। क्लोरोफिल ए के लिए एक्शन स्पेक्ट्रम लाल नीला, जबकि ओवरऑल कहें तो एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम,
ठीक है, क्रियात्मक स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम दोनों ही क्या है, नीला लाल है। लेकिन क्लोरोफिल ए के लिए एक्शन स्पेक्ट्रम क्या हुआ, लाल नीला, लाल में ज़्यादा, 2 नंबर पर नीला। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले PAR। PAR मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण। हम जानते हैं कि जो प्रकाश जो होता है उसका एक बहुत छोटा सा भाग हम लोग देख सकते हैं, और वो लगभग 390 नैनोमीटर से प्रारंभ होता है और लगभग 760 नैनोमीटर तक होता है। अलग अलग किताबों में थोड़ा थोड़ा मान अलग अलग हो सकता है। केवल यही भाग हम लोग देख सकते हैं, ये इसको हम कहते हैं दृश्य प्रकाश। इससे कम तरंग दैर्ध्य का हम लोग नहीं देख सकते, इससे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश हम लोग नहीं देख सकते। और इसमें प्रकाश ये रंग क्रम से है, हिंदी में कहते हैं बेनी, आह, पीना, ला, अंग्रेजी में विबग्यो, और आप लोग लिखते हैं, है ना। लाल रंग से ज़्यादा तरंग दैर्ध्य, अब तरंग दैर्ध्य ज़्यादा तो ऊर्जा कम, तो लाल रंग से कम ऊर्जा वाला प्रकाश अवरक्त प्रकाश, इंफ्रारेड। लाल रंग से कम ऊर्जा वाला प्रकाश अवरक्त प्रकाश, इंफ्रारेड, ये अवशोषित नहीं हो सकता। बैंगनी रंग से ज़्यादा ऊर्जा वाला या बैंगनी रंग से कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश पराबैंगनी प्रकाश, ये भी हम लोग नहीं देख सकते। हम लोग केवल इतना रंग प्रकाश देख सकते हैं इस रेंज में। और इसमें से पादप प्रकाश संश्लेषण हेतु 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वाले प्रकाश को ही अवशोषित करते हैं। ठीक है, इस रेंज को कहेंगे PAR, प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण। यानी दृश्य प्रकाश का वह भाग जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है उसको PAR कहते हैं। ठीक है, दो परिभाषा पर और चर्चा करेंगे। एक है क्वांटम नीड, हिंदी में कहेंगे क्वांटम आवश्यकता। क्वांटम आवश्यकता का मतलब है कि फोटोन या क्वांटम की उस मात्रा से है जो एक अणु CO2 के अपचयन के लिए आवश्यक है। CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए आवश्यक फोटोन की मात्रा को क्वांटम आवश्यकता कहते हैं। इसका मान 8 होता है। यानी एक CO2 के अणु का अपचयन करना है तो ऊर्जा के रूप में 8 फोटोन की आवश्यकता होती है। इसको बोलते हैं क्वांटम नीड या क्वांटम आवश्यकता। और अब इसी का एक विपरीत करते हैं, क्वांटम यील्ड, क्वांटम उत्पादन। क्वांटम उत्पादन कहेंगे इसको। इसका विपरीत क्वांटम नीड में हमने कहा था कि एक CO2 के अपचयन के लिए कितने क्वांटम चाहिए, वो था क्वांटम आवश्यकता। क्वांटम उत्पादन में प्रत्येक फोटोन जो अवशोषित किया गया है उससे कितने O2 रिलीज होते हैं उसकी मात्रा को कहेंगे क्वांटम उत्पादन। प्रत्येक 8 फोटोन अवशोषित करते हैं तब एक CO2 का अपचयन होता है। अब एक फोटोन से कितने O2 रिलीज होगा उसके लिए बोल दिया क्वांटम उत्पादन। तो जो अभिक्रिया थी उसमें हम देखते हैं 6 CO2 होते हैं और बनते भी लास्ट में 6 O2 है। ग्लूकोज और वो जल बनते हैं भाई। अब एक की करें तो एक CO2 के बदले एक O2 रिलीज होती है। हालांकि O2 रिलीज CO2 से नहीं हो रही है, कल हमने स्पष्ट किया था, लेकिन तुलना करें तो एक CO2 के लिए 8 फोटोन चाहिए। तो एक O2 के लिए कितने फोटोन चाहिएंगे, वो हो गया 1/8। 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 12.5%। ये क्वांटम उत्पादन है। ठीक है, तो धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे और